चलो देखो, अगला टॉपिक है अपना नॉर्मलता। नॉर्मलता। चलो, नॉर्मलता में लिखो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। हो गया? और लिख लो इसी में, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। ठीक, क्या बोला गया? 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं और यह ताप पर निर्भर करता है। क्लियर है? आगे नीचे लाइन से लिखो, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये आयतन भी किसमें रहेगा? लीटर में। किसमें रहेगा? लीटर में। क्लियर है? नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन, जो कि किसमें रहेगा? लीटर में रहेगा। क्लियर है यहां तक? इसी का एक और सूत्र बन सकता है, या नॉर्मलता मतलब एन ना, एन लिख देता हूं मैं, है ना। एन इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार बटा, अच्छा ये जो भार रहेगा ये भी किसमें रहेगा? ग्राम में रहेगा, बटा विलेय का तुल्यांक भार, विलेय का तुल्यांक भार, विलेय का तुल्यांक भार गुणा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये आयतन रहेगा लीटर में। ठीक है? नॉर्मलता का ही फॉर्मूला है, क्या होता है? विलेय का भार, ऊपर में लेना है अपने को विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक भार गुणा क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन, जो कि किसमें रहेगा? लीटर में। क्लियर है? हो गया? ठीक, आगे इसी में कुछ चीजें और लिख लो। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, n इक्वल टू लिखो W गुणा 1000
W गुणा 1000 बटा V गुणा तुल्यांकी भार लिख सकते हो, या तुल्यांकी भार को जनरली ई से डिनोट किया जाता है, मैं तुल्यांकी भार ही लिख रहा हूं फिलहाल, है ना। क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार, ई लिख लो भाई, इसको हटाओ, चलो लिखे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल में ई कर लो। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला है। क्या बोला गया है? एन इक्वल टू क्या होता है? W गुणा 1000 बटा क्या होगा? V गुणा ई। ठीक है, जहां W क्या है? W क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार। V क्या है? विलयन का आयतन। और E क्या है? E क्या है? तुल्यांकी भार। ठीक है, क्या है? तुल्यांकी भार। अच्छा, किसका तुल्यांकी भार है? तो विलेय का। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नॉर्मलता, है ना। नॉर्मलता इक्वल टू क्या होगा? W गुणा 1000 बटा V गुणा E। यहां पर W क्या है? विलेय का भार है, V क्या है? विलयन का आयतन है, और E क्या है? तुल्यांकी भार है। किसका तुल्यांकी भार है? विलेय का। ठीक है, बन जाएगा यहां तक? जानते हो ना, सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी, है ना। और W मतलब तो वेट ही होता है, V मतलब वॉल्यूम होता है, और E मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आगे सुनो। इसमें जो तुल्यांक भार शब्द का जिक्र हुआ है, ये तुल्यांक भार क्या होता है? किनको पता है बताओ? तुल्यांक भार किसी को भी पता होगा तो बताओ, 11वीं में क्योंकि है ये। चलो देखते हैं, इसको नोट करके बना लिख ले रहा हूं, है ना। तुल्यांक भार, तुल्यांक भार। ठीक है, तुल्यांक भार बराबर होता है, देखो तुल्यांक भार भी हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं। कैसे कई तरह से निकाल सकते हैं? हम लोग चाहें तो अम्ल का निकाल सकते हैं, क्षार का निकाल सकते हैं, या फिर किसका निकाल सकते हैं? ऑक्सीकारक का निकाल सकते हैं, या फिर अपचायक का निकाल सकते हैं। तो मैं जो पहले बता रहा हूं वो है अम्ल का। किसका है? अम्ल का। यहां पे लिख देता हूं, ठीक। अम्ल का तुल्यांक भार, अम्ल का तुल्यांक भार, तुल्यांक भार बोलो या तुल्यांकी भार बोलो, वो इच्छा है ना। तो किसके बराबर होगा? अणु भार, अणु भार बटा, अणु भार बटा H प्लस की संख्या, H प्लस की संख्या, या H प्लस आयन की संख्या बोल सकते हो। और यही H प्लस आयन की संख्या को क्षारकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारकता बोला जाता है। क्लियर है? एक बार और सुन लो। अगर हम लोग को अम्ल का तुल्यांक भार निकालना है, या अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, वो किसके बराबर होगा? उस अम्ल के अणु भार और उसके क्षारकता के अनुपात के बराबर होगा। क्षारकता मतलब H प्लस की संख्या, कि उसमें कितना H प्लस है। ठीक है, अब जान रहे हो ना, अम्ल क्षार जानते हो कि नहीं जानते हो? कैसे जानते हो? जो खट्टा होता है ऐसे वाला। H प्लस मतलब देखो, ऐसा कोई भी पदार्थ है ना, जिसमें H प्लस पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? H प्लस पाया जाता है, वो कहलाता है अम्ल। और जिसमें OH माइनस पाया जाता है, वो कहलाता है क्षार। क्लियर है? और जब हम लोग अम्ल की बात करेंगे तो उसका क्षारकता निकाला जाता है, जबकि क्षार की बात करेंगे तो उसकी अम्लीयता निकाला जाता है। क्लियर है?
तो ये पहला चीज अपने को मिला, अम्ल का तुल्यांक भार बराबर क्या होगा, अणु भार बटा क्षारकता। अगला निकालेंगे क्या, क्षार का, ये पहला है ना। दूसरा दूसरा निकालते हैं हम लोग किसका, क्षार का तुल्यांक भार। तो ये क्या होगा बताओ, अणु भार बटा क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, OH माइनस की संख्या, OH माइनस की संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीयता बोलेंगे, अम्लीयता। ठीक है, तो क्षार का तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे, अणु भार बटा OH माइनस आयनों की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लीयता। क्लियर है यहां तक। अगला निकालेंगे, तीसरा, लवण का तुल्यांक भार। बताओ भाई, लवण का तुल्यांक भार, तो लवण किसको बोलते हैं, अच्छा लवण के एग्जांपल बताओ। NaCl हो गया, है ना, नमक है ना, वही लवण है ना। 10वीं में पढ़े हो लवण क्या होता है, परिभाषा को जान रहे हो क्या, बताओ। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है ना, तब क्या होता है, जल बनता है और लवण का निर्माण होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार को जब आपस में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करा देंगे, तो क्या बनता है, क्या बनता है, जल बनता है और लवण बनता है। तो लवण का निर्माण वही है ना। तो लवण का तुल्यांक भार अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा अणु भार, क्या मिलेगा, अणु भार बटा कुल धनावेश, कुल धनावेश क्या होगा, कुल धनावेश, या फिर आप लिख सकते हो ऋणावेश, या ऋणावेश। क्लियर है। लवण का अगर तुल्यांक भार निकालना है तो वो कैसे मिलेगा, अणु भार बटा कुल धनावेश या फिर कुल ऋणावेश। तीन चीज समझ में आया। अगला चौथा, ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार, ऑक्सीकारक का तुल्यांक भार या तुल्यांकी भार, ये होता है अणु भार बटा ठीक है, प्रति अणु ग्रहण किए गए, ठीक है, प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, ऑक्सीकारक का अगर तुल्यांक भार निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, अणु भार बटा प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला लास्ट पांचवा, अपचायक, अपचायक का तुल्यांक भार, अपचायक का तुल्यांक भार। तो अपचायक का तुल्यांक भार कैसे मिलेगा, उसमें ग्रहण किया था तो इसमें क्या होगा, त्यागेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अणु भार बटा क्या हो जाएगा, प्रति अणु त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है,
तो ये 5 आपको फॉर्मूला को याद रखना है। देखो तुल्यांक भार, यहां पर तुल्यांक भार का जिक्र हुआ है ना, तो वो तुल्यांक भार को आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे। अब आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, कौन अपचायक, कौन ऑक्सीकारक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे समझ में आएगा, है ना। ये चीज समझ में आ गया ना। एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो अम्ल का तुल्यांक भार कैसे निकलेगा, अणु भार बटा H प्लस आयनों की संख्या अर्थात उसकी क्षारकता। क्षार का तुल्यांक भार बराबर क्या होगा, अणु भार बटा OH माइनस आयनों की संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे अम्लीयता। लवण का तुल्यांक भार निकालेंगे तो क्या होगा, अणु भार बटा कुल धनावेश या कुल ऋण आवेश, दोनों में से कोई एक, है ना। ऑक्सीकारक का तुल्यांक भार निकालेंगे तो क्या होगा, अणु भार बटा प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। जबकि अपचायक का तुल्यांक भार निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, अणु भार बटा प्रति अणु त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है। एक और फॉर्मूला लिख लो चलो अलग से, नॉर्मलता समीकरण। नॉर्मलता समीकरण, ठीक है। नॉर्मलता समीकरण होता है N1V1 इक्वल N2V2। क्या होता है, N1V1 इक्वल N2V2, ठीक है। N1V1 इक्वल टू क्या होता है, N2V2। जो पहला वाला है N1V1 वो तनुकरण के पूर्व की अवस्था है। ये क्या है, तनुकरण के पूर्व की अवस्था है। जबकि ये क्या है, तनुकरण के पश्चात। ठीक, जनरली इसका प्रैक्टिकल में यूज होता है, ये जो सूत्र है उसका, है ना, N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक, समझ में आया ये। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये निकालना, तुल्यांक भार निकालना। ठीक है, अगर तुल्यांक भार निकालना आपको नहीं आ रहा है तब के केस में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, जैसे कि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अम्ल है कि क्षार है, क्षार है ना। क्या बोला मैं, एक बता रहा हूं, देखो सुनो, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका अगर मुझे तुल्यांकी भार निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ, ट्राई करो चलो एक बार। क्षार ये है, क्षार कैसे करोगे, ऊपर में क्या लेना है अपने को बताओ, अणु भार। तो इसका अणु भार कितना होगा, सोडियम, सोडियम का होता है 23, सोडियम का कितना होता है 23, ये हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 8 दूने 16 प्लस H का कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। अब अगला क्या बोला गया, देखो उसकी अम्लीयता या OH माइनस आयन की संख्या। तो NaOH में कितने OH माइनस है बताओ, बताओ कितने हैं, एक है ना, एक ही तो OH माइनस दिख रहा है ना, ये Na प्लस OH माइनस ऐसे तो होता है। समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 40, 40 बटा 1 मतलब कितना आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना मिलेगा 40 मिलेगा। समझ पाए कैसे निकालना है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब यही पूरा न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलो देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को, N इक्वल टू W गुणा 1000 बटा V गुणा E। ठीक, चलो लिखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं ना इसको। देखो चलो जो जो दिया गया उसको बताओ मुझे। पहला क्या चीज दिया गया बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार। अब W मैं बोलूं मतलब समझ जाओगे, विलेय का भार का जिक्र हो रहा है, एक ही W था उसमें हमारे फार्मूला में। N बराबर क्या होता है
W गुणा 1000 बटा V गुणा E। ठीक है, तो बताओ W का वैल्यू कितना है, दिया है W का वैल्यू कितना दिया है, बोलो कितना दिया है, कितना दिया है, 2 ग्राम। ठीक, V का वैल्यू कितना दिया है, 250 ml। क्लियर है, और किसका मान दिया है बताओ, E का मान निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। बुक में दिया रहेगा जनरली, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना भी आना चाहिए। तो हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि नहीं दिया है। ठीक, अब देखो E का वैल्यू निकालेंगे, तो E का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे करेंगे इसको, NaOH का तुल्यांक भार E बराबर क्या मिलेगा बताओ, अभी निकाल के बताया हूं मैं। सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, इसमें कितने OH माइनस आयन है 1, तो 1 से भाग दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 40, 40 बटा 1 मतलब 40। ठीक है, अब फॉर्मूला में रखो नॉर्मलता का। अब N इक्वल टू क्या होता है, बोलो फॉर्मूला बोलो, W गुणा 1000 बटा कितना V गुणा E। चलो रखो, W का वैल्यू कितना 2 गुणा 1000, V का वैल्यू कितना 250 गुणा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, किससे कट है देखो, 250 का पारा आता है नहीं आता, देखो 0 से 0 कटा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर ये किससे कटेगा बताओ, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 शून्य 0, कितना आया ऊपर में 4 नीचे में 20, 4 1 कम 4, 4 5 20, ये कितना आया 1 बटा 5, भाग दे दो, कितना आएगा 5 शून्य 0, दशमलव लगाओगे एक शून्य बढ़ेगा, एक है वो 10 बनेगा, तो 5 दूने, तो कितना आएगा 0.2 नॉर्मलता, कितना आएगा 0.2 नॉर्मलता। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन बनाओ, तो वेट कितना दिया है, भार कितना दिया है, भार दिया है 5.3 ग्राम। देखो दिया है भार कितना दिया है 5.3 ग्राम, उसका आयतन कितना दिया है, बी का वैल्यू कितना दिया है 500, कितना दिया है 500 दिया ना, 500 ml। अब किसका निकालना है अपने को, देखो सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3 का तुल्यांक भार E। तो क्या होगा इसका अणु भार निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, एक सोडियम का कितना होता है 23, लेकिन 2 सोडियम है तो 2 का गुणा कर दो, प्लस कार्बन का कितना होगा 12, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे। अब देखो ये एक प्रकार का क्या है लवण है Na2CO3, तो ये किससे बनेगा Na प्लस CO3 माइनस, तो Na2 है ना, तो 2 प्लस रहेगा, 2 प्लस रहेगा, तो यहां पर भी 2 माइनस रहेगा, तो कुल धन आवेश लो या कुल ऋण आवेश लो, तो इसमें कुल कितना धन आवेश बनेगा, एक Na में 1 तो प्लस बनेगा, तो 2 Na में कितना बनेगा 2 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे। क्लियर है, ये कितना होगा 23 2 46, 12 16 तिया 48 बटा कितना हो जाएगा 2, फिर कितना होगा 8 2 10, 6 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 6 4 10, 106 बटा 2 मतलब कितना आ जाएगा 53, 2 5 6 10, 2 तिया 6, तुल्यांक भार कितना मिला अपने को 53 मिला। ठीक, अब फॉर्मूला में रख दो, n बराबर कितना होगा W गुणा 1000 बटा V गुणा E। W का वैल्यू कितना है देखो 5.3 गुणा 1000, B का वैल्यू कितना निकाले हैं, अच्छा B का वैल्यू दिया है 500, और E का वैल्यू कितना निकाले हैं 53। यहां तक समझ में आया, 500 एकम 500, 500 दोने 1000, जानते हो ना,
53 एकम 53, 53 शून्यम शून्य, दशमलव लगाओगे, अब ये 53 बन जाएगा, 53 एकम 53, ये कट गया तो कितना आया 0.1 गुणा 2, तो कितना आएगा 0.2, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, तो इतना नॉर्मल सा मिलेगा।